हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डीपीपी करेंगे आज की द लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी लिविंग वर्ड की, लगातार 2 डीपीपी हम लोगों ने की लिविंग वर्ड की। आज दोनों चैप्टर को एक साथ मर्ज किया गया और मर्ज करने का जो कारण है कि एक साथ आपका क्या सीन रहेगा ये देखना है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूग्लिना। ये क्वेश्चन कहाँ से है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, प्रोटोजोन से, यूग्लेनॉइड से, सॉरी प्रोटोजोन से नहीं, यूग्लेनॉइड से। यूग्लिना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहले, दे शो फ्लैजेलर लोकोमोशन इज द राइट आंसर। ये फ्लैजेलर के द्वारा गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बात गलत है, क्योंकि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना की बॉडी में सेल वॉल एब्सेंस होती है, उसकी जगह पर पेलिकल पाई जाती है। तो ये वाली बात गलत हो गई। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर बात करें, दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाली बात भी गलत हो गई कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन क्या है? ये बाध्य स्वकोशी है, दे आर ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ्स। ये बेटा ऑब्लिगेट नहीं है, ये मिक्सोट्रॉप्स होता है। मिक्सोट्रॉप्स का मतलब होता है कि दोनों तरीके से अपना भोजन ले सकता है। जब इसको वाटर अवेलेबल होता है तो ये भोजन कहाँ से ले, जब इसको लाइट अवेलेबल होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जब लाइट अवेलेबल नहीं होती है तो ये फोटोसिंथेसिस के बजाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से भोजन को प्राप्त करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा? पहला सही आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है, द स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियाई फॉर्म्स द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड। नाभिक के साथ प्रोटोप्लाज्म का पतला द्रव्यमान औपंक फफूंद का शरीर बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, मिक्सा अमीबा, स्पोरोसाइट्स और पेरीप्लाज्मोडियम। देखो यहाँ पर मैं चाहूँ तो टिक करा सकता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेन पता नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। स्लाइम मोल्ड क्या है? इसी को हिंदी में औपंक कवक कहते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स की एक खास बात होती है, ये बूंद के समान पत्तियों पर ड्यू की, जो ड्यू होता है ना, ओस की बूंदों की तरह दिखाई देते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन द ऑल स्लाइम मोल्ड्स आर एसोसिएटेड टुगेदर एंड फॉर्म एंड स्टेज इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स एक साथ आपस में जुड़ करके, अनुकूल परिस्थितियों में एक साथ जुड़ करके कई मीटर लंबी, सेवरल फीट्स लॉन्ग, एनसीईआरटी लिखती सेवरल फीट लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है, और उस सेवरल फीट लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब इसी प्लाज्मोडियम में फ्रूटिंग बॉडी बनती है और उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बनते हैं। एक खास बात और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इसके जो स्पोर होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, जबकि प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड स्टेज में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो अगर हम लोग बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका पहला, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो, प्रोटोजोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया बिकॉज। प्रोटोजोन्स को इसके अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? किसके अंतर्गत नहीं रखा गया? प्रोटोजोन्स को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया
सॉरी प्रोटोजोआ को एनिमलिया जगत में शामिल नहीं किया गया, क्यों? प्रोटोजोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया बिकॉज मोस्टली asymmetrical यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, हेटेरोट्रॉपिक नेचर या मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर समझने वाला है। समझने वाला इसमें क्या है कि एनिमलिया में शामिल न करने का कारण क्या था? एनिमलिया में जितने भी सजीवों को विटेकर ने रखा वो मल्टी सेलुलर थे। चलिए एक बार बात कर लेते हैं सेलुलरिटी की। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें तो मोनोसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई की बात करें तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटी की बात करें तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। एक आध एक्सेप्शन है इनमें जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह, तो वो एक्सेप्शनल है। अब अगर एनिमलिया की हम बात करें तो प्योरली यहाँ पर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। आपका पहला फाइलम क्या पढ़ाया जाता है? पोरीफेरा। और लास्ट फाइलम क्या है बेटा? कॉर्डेटा। इन सभी में पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक कहीं भी कोई भी जो एनिमल्स है वो मोनोसेलुलर नहीं है। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मोस्टली asymmetrical यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, हेटेरोट्रॉपिक नेचर, मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स। आंसर क्या बता रहा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नहीं रखा गया, क्यों? प्रोटोजोआ को, क्योंकि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एक कोष की यूकैरियोट्स होते हैं, जबकि एनिमलिया के अंतर्गत मल्टीसेलुलर एक यूकैरियोट्स को रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका सही आंसर बेटा आएगा सेकंड। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 की अगर बात करें तो ऑल प्रोटोजोन्स आर सैप्रोफाइट्स ओनली, पैरासाइट्स ओनली, प्रीडेटर्स ओनली, हेटेरोट्रॉप्स ओनली। सभी प्रोटोजोन्स हैं। अगर इसकी हम लोग बात करें तो केवल सैप्रोफाइट ये बात नहीं बन रही, क्योंकि एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट है कि नहीं? ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस पैरासाइट। फिर अगर हम बात करें प्रीडेटर्स ओनली, जनरली इसमें प्रीडेटर्स होते ही नहीं है। प्रीडेटर्स किससे कहते हैं? जो दूसरे का भक्षण करते हैं। ये खुद ही इतने छोटे एनिमल्क्यूल्स होते हैं कि ये किसी का भक्षण करने लायक नहीं। अब अगर बात करें हेटेरोट्रॉप्स, ये बात कुछ समझ में आ रही। क्यों समझ में आ रही? क्योंकि देखिए मैं एग्जाम्पल सहित पूरी बात बताता हूं। अमीबा प्रोटियस फ्री लिविंग, इसके बाद अगर हम ट्रैपेनोसोमा की बात करें, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो पैरासाइटिक। तो विषम पोषिता यहाँ पर पूरी तरह से पाई जाती। एक से अधिक तरीके का न्यूट्रिशन जहाँ पर होता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। इसका हिंदी में मतलब होगा विषम पोषित। तो जो प्रोटोजोन्स हैं जिन्हें कि हम प्रोटिस्टा में रखते हैं वो सभी के सभी बच्चों कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा में। और साथ साथ प्रोटोजोन्स को हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं सभी प्रकार के प्रोटोजोन्स। तो इसका सही आंसर बेटा क्या आएगा? हेटेरोट्रॉप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। विच इज कंसीडर्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। जानवरों का प्राचीन रिश्तेदार किसे माना जाता है? डायनोफ्लैजेलेट को, स्लाइम मोल्ड्स को, प्रोटोजोआ को या प्रोटोकार्डेट्स को? जानवरों का मतलब यह एनिमल किंगडम से लगाया गया है। और एनिमल किंगडम की अगर बात करें यहां पर हम तो डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स और प्रोटोकार्डेट्स। इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में ये जो 4 ऑप्शन लिखे इसमें एनिमल किंगडम के सबसे करीब कौन है या किसके लक्षण ज्यादा मिलते हैं?
देखिए डायनोफ्लैजिलेट की अगर बात करें, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, इनके सारे कैरेक्टर प्लांट्स से मिलते जुलते हैं। हालांकि ये मोनेरास हैं, सॉरी प्रोटेस्ट है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स कहीं से नहीं मिलते, चूंकि इनके स्पोर में सेल वॉल पाई जाती, तो ये कहीं से मैच नहीं करते। अब अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोन्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक कैरेक्टर अगर आप पकड़ के चलें, क्या कि प्लांट में लिनियस ने या विटेकर ने दोनों ने सेल वॉल को प्रेफर्ड किया है, सेल वॉल को प्रेफर्ड किया, जबकि किसी भी प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल बॉडी कवर्डेड बाय द पेल्किल। शरीर का जो बाहरी स्तर होता है वो पेल्किल से होता है, और पेल्किल जो होती है वो कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है। तो बेटा अगर इसकी बात करें कि सबसे प्राचीन रिश्तेदार कौन है प्रोटोजोन से, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो थर्ड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रोटोजोआ के कितने प्रमुख समूह होते हैं? हाउ मेनी मेजर ग्रुप प्रोटोजेंस है? प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है? तो अगर एक ऑप्शन क्या कह रहा है, 3, 4, 2 और 8। चलिए गिनते हैं। पहला क्या था? अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स। पहला क्या था? अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स था। दूसरा क्या था? फ्लैजिलर प्रोटोजोन्स था। तीसरे क्या थे? फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। पहला क्या था? अमीबॉइडल, दूसरा फ्लैजिलर और तीसरे सीलिएट्स, और चौथे क्या थे? स्पोरोजोन्स। 4 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन, सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या था? प्रचलन अंग। तो जो स्यूडोपोडिया से चल रहे थे, जिनमें कूट पार्ट बनते थे, उनको अमीबॉइडा में रखा गया या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहा गया। जो फ्लैजिला से मूवमेंट कर रहे थे उनको फ्लैजिलर कहा गया, जिसका एग्जाम्पल होगा ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। और अगर हम बात करें किसकी? सीलिएट्स की, तो पैरामीशियम सीलिया से मूवमेंट करता है। स्पोरोजोन्स जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑल प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इन द 4 ग्रुप्स। किसमें बांटा गया बेटा? 4 ग्रुप में बांटा गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? कवक में पोषण की विधि नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज नॉट पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। देखो यार सीधी सी बात है, कोई डिस्कशन कर रहे नहीं इस बात पर। जब भी बात की जाए कि कौन नहीं है, अगर ये पूछा जाता कि कौन है, तो इस पर बहस की जाती, डिबेट की जाती, हम आपको बहुत सारा ढेर सारा एक्सप्लेन बताते। लेकिन क्या कह रहा है कि कवक में पोषण की विधि कौन सी नहीं है। तो नहीं है का मतलब आपको सीधी बात बताई गई थी कि जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो ऑटोट्रॉफ्स हो ही नहीं सकता है। तो सीधा सीधा आंसर है बेटा इसका क्या हो जाएगा? इसका थर्ड आंसर हो जाएगा स्वपोषी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्वपोषी, यानी थर्ड आंसर इसका आएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 की अगर बात करें, यदि निम्नलिखित को छोड़कर सभी कवक हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंजाई एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़ दिया जाए तो कौन सा कवक नहीं है? देखो ईस्ट सबको पता है कि कवक होता मोनोसेलुलर फंगस है। पेनिसिलियम नोटेटम बहुत फेमस फंगस है, चूंकि इससे पेनिसिलिन आकर की गई थी। पक्सिनिया ग्रैमिनेलिस चौथा ऑप्शन, ये भी एक फंगस है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम शब्द का प्रयोग 2 जगह किया गया। एक तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स होता है जो मलेरियल पैरासाइट होता है, और दूसरा अभी स्लाइम मोल्ड्स में मैंने प्लाज्मोडियम स्टेज की बात की थी। तो बेटा यहां पर इसका जो सही आंसर आएगा कि कौन सा इनमें से कवक नहीं है, तो इसका सही आंसर है थर्ड, प्लाज्मोडियम। इसमें से थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या नहीं है, वो इनमें से कवक नहीं है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो विच आर द फॉलोइंग इज ऑड? टोडस्टूल, पक्सिनिया, अल्टरनेरिया और पेक्टिन। इनमें से कौन सा ऑड है? ऑड का मतलब विषम है। निम्नलिखित में कौन सा विषम है? टोडस्टूल, पक्सिनिया, अल्टरनेरिया और पेक्टिन। देखिए इसका सही आंसर 4 है। तो पहले तो हम आंसर को टिक कर देते हैं कि इसका सही आंसर बेटा 4 है। अब क्यों है 4 आंसर, ये देखिए। इसका सही आंसर 4 बेटा इसलिए है क्योंकि टोडस्टूल, एनसीईआरटी आप देखें, टोडस्टूल, पक्सिनिया और अल्टरनेरिया ये सभी फंगस हैं। इनमें से पेक्टिन जो है ये एक पदार्थ है जो सेल वॉल के साथ पाया जाता है। तो इनमें से ऑड कौन था? पेक्टिन था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आएगा इसमें से, सेल वॉल ऑफ ऑल फंजाई कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। सभी कवकों की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती। तो किसकी बनी होती? सेलुलोज की, काइटिन की, सिलिका की या पेक्टिन की? देखो नीचे वाले जो दो हैं सिलिका और पेक्टिन, ये पॉलीसैकेराइड है ही नहीं। अब ऊपर वालों की बात करें कि काइटिन और सेलुलोज की, तो सेलुलोज जो होता है वो हायर प्लांट की सेल वॉल बनाता है, ये भी पॉलीसैकेराइड्स। पूछा क्या जाना है कि कवक में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति किस पॉलीसैकेराइड से बनी होती है? सीधा आंसर है, याद करने वाला आंसर है क्या? काइटिन। किसका बना होता है बेटा? काइटिन का बना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं आज के 11 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर बदल गया है, इसमें चैप्टर चेंज हो गया। अब कौन सा चैप्टर यहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजिकल म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ, जो जैविक संग्रहालय होते हैं उनमें किसको रखा जाता है? संरक्षित पौधों के नमूने को, संरक्षित पशुओं के नमूने को, जीवित पौधे और जानवर, और चौथा ऑप्शन क्या कहना? फर्स्ट और सेकंड। प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, प्रिजर्व एनिमल स्पीसीज, लाइव प्लांट एंड एनिमल्स, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। बिल्कुल बेटा लर्निंग क्वेश्चन है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जब प्रिजर्व शब्द लग जाए, कहीं भी प्रिजर्व शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, वो कभी लाइव नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 4। क्या होगा बेटा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 4। तो चलिए इसके सही आंसर को टिक करते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे फिर हम लोग इसके बाद? तो सही आंसर हमारा 4 था। तो चलिए चूंकि हम लोग पहले क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड के 2 डीपीपी में कर चुके थे, तो जितना चैप्टर बचा है उसके क्वेश्चन अब होंगे। पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, लास्ट वाला 11 नंबर में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्या कह रहा है? कीड़ों को कीट बॉक्स में संरक्षित किया जाता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इधर देख लेते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन आफ्टर स्टफिंग, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग एज स्केलेटन्स। मजेदार क्वेश्चन है। अगर हमें स्पेसिमेन बनाना है किसका? इंसेक्ट का। बेटा बाजार में इंसेक्ट बॉक्स आते हैं, हम लोगों ने बनाए थे जब हम एमएससी कर रहे थे, उस समय हमने इस इंसेक्ट बॉक्स को बनाया था। तो इसमें करना क्या होता है कि थर्माकोल जैसा एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे सांचे बने होते हैं, और उन सांचों में सबसे पहले हम इंसेक्ट को क्या करते हैं? मार देते हैं। और मारने के बाद फिर क्या करते हैं? उसमें सुई गड़ा देते हैं, ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं जिस पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और फिर उस कीट बॉक्स में उसको रख दिया जाता है। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन की बात करें तो इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्या प्रयोग ही नहीं होता, ये हमेशा ड्राई होता है। आफ्टर स्टफिंग का मतलब क्या? जैसे बड़े जानवरों का बनाया जाता है, भूसा भर दिया जाता है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग,
ये बिल्कुल सही बात है। आज स्केलेटन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसेक्ट में स्केलेटन हमेशा एक्सटर्नल होता है या एक्सो स्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। बात समझ गए? तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा थर्ड। इसका सही आंसर आएगा थर्ड। चलिए अब द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट इज, वह स्थान जहां वन्य प्राणियों को संरक्षित वातावरण में रखा जाता है। वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, संग्रहालय या हर्बेरियम। देखो बेटा, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जिसे तुम लोग बचपन में चिड़ियाघर बोलते थे ना, वही है प्राणी उद्यान। तो यहाँ पर सजीव प्राणियों को क्या करते हैं? प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इज द जूलॉजिकल पार्क। तो बेटा ये लर्निंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लिए जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। तो इसका सही आंसर होगा प्राणी उद्यान। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी? क्वेश्चन नंबर 14 की। प्राणी उद्यान को सामान्यतया कहा जाता है, बात वही आ गई ना, म्यूजियम नहीं कहते हैं, गार्डन नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको? जू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। तो बचपन वाले बच्चे, छोटे बच्चे भी जानते हैं इस बात को, किसको चिड़ियाघर बोला जाता है। तो चलिए अब बात करें हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, एडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो क्या कह रहा? ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स, केवल विदेशी जीवित प्राणियों को, केवल स्थानीय जीवित प्रजातियों को, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, केवल स्थानीय पौधों और जानवरों को। देखिए यहाँ पर एक बात आप समझे, क्या समझनी यहाँ पर बात बेटा यहाँ पर ये समझनी है कि जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन हैव ए कलेक्शन ऑफ, वास्तव में ये एक एक्स-सिटू प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? एक्स-सिटू। जनरली यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से लाए हुए पौधों या जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा बेटा इसका सही आंसर? फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल्स आर आइडेंटिफाइड बाय की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ऑल ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये टैक्सोनॉमिकल एज से है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पर जब हम एनिमल्स को एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? की। और की में कहा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 16 था। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उनमें उपस्थित समान और असमानताओं के आधार पर इनको हम कुंजी के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है सेकंड। अब बात करें बेटा अगर हम यहाँ पर 17 क्वेश्चन की, तो कुंजियां विपरीत वर्णों पर आधारित होती, सामान्यतया जो जोड़ी कहलाती हैं, इसे हम कहते क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो पहला होगा कपलेट। क्या बोलते हैं इसको? कपलेट। याद करने वाला क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेन नहीं होगा इसका। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्या कह रहा? द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमी की आर रिफर्ड टू एज। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन ए पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमी की आर रिफर्ड एज। टैक्सोनॉमी कुंजी में जानवरों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली जोड़ी में आमतौर पर विपरीत विशेषताओं को क्या कहा जाता है? विपरीत विशेषताओं को क्या कहा जाता है? देखिए एक बात समझो, कपलेट। कपलेट का मतलब क्या होता है? कपल।
और कपल का मतलब क्या होता है? विपरीत। ये होता है कपल। समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर आएगा सेकंड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर, तो टैक्सोनॉमी की इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द, 19 में क्या कह रहा है कि टैक्सोनॉमी कुंजी का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? मोनोग्राफ और फ्लोरा। बिल्कुल सही। तो दोनों ही ऑप्शन सही है बेटा इसके। इसका सही आंसर होगा थर्ड। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर होगा थर्ड, बोथ। कुंजी के प्रत्येक कथन को कहा जाता है 20 नंबर सवाल कह रहा है कि कुंजी के ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड आ। तो इसका सही आंसर होगा लीड। लीड क्यों कहा गया इसमें? चूंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें बेटा करते हैं कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं। इनमें से कोई एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है और कोई एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे अपने हेयर की बात कर ली जाए तो आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में लेते हैं, कोई गर्ल्स के हेयर हैं तो उसके बड़े हेयर हैं, हमारे छोटे हेयर हैं। तो इसमें बड़े हेयर छोटे हेयर को लीड कर रहे हैं। तो जब भी हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को की में लेते हैं तो यहाँ पर कोई एक कैरेक्टर कैसा होता है? कैसा होता है? लीड करता है दूसरे कैरेक्टर। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई डीपीपी के साथ। बाय बच्चों। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया हो, डीपीपी अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। किस लिए सब्सक्राइब करें? क्योंकि अगर आपको श्योर सिलेक्शन करना है तो राहुल सर के साथ रहना है। और हमारा आज स्लोगन मैंने बोला नहीं कि अगर डॉक्टर बनना है तो हमको एमसीक्यू करना है। जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नई क्लास।